ऑल डिस्टेंसेस लिखा दिए थे क्या? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। बात समझे? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में लिखिएगा द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken as positive and opposite to the incident rays are taken as negative। दूसरा, above the principal axis या परपेंडिकुलरली एभव लिखिए, परपेंडिकुलरली एभव द प्रिंसिपल एक्सिस distances are taken as positive while below the principal axis taken as negative। चिन्ह परिपाटी। पहला पॉइंट में लिखिए सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा इंसिडेंट आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की दिशा में
ऋणात्मक ली जाती है। कोई दिक्कत? अब समझिए यहाँ पर ये चिन्ह परिपाटी होता क्या है जो समझ लीजिए। सबसे पहले कोई सा भी एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स। एक प्रिंसिपल एक्सिस मिला बना लेंगे। क्या कर लेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। ये जहाँ पर मिड पॉइंट होता है मिरर का उसको कहते हैं पोल। यहाँ पर सीधा बात है, जब भी कहा जाएगा दूरी, तो दूरी हम लोग कहाँ से लेंगे? पोल से लेंगे। जब भी मेजर करना शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम कहाँ से? पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहीं से प्रत्येक डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यदि मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में मापेंगे। ठीक है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट से क्या बोले थे? इंसिडेंट रे आपतित होता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो जिससे प्रकाश की किरण निकलता है। नहीं, जो आपतित किरण मतलब सीधा जिस बिंदु पर आपतित किरण काटता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यही ना? तो यहाँ सर समझिए, वस्तु से किरण निकला, इस डायरेक्शन में आया, बात समझे? तो इस डायरेक्शन को हम लोग कैसा ले लेंगे? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को कैसा लेंगे? बात समझे? बात समझ में आया? अब यदि कहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस स्थिति में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? बोलो जल्दी। निगेटिव। कहेगा तो सर इस डायरेक्शन में कहे पॉजिटिव, तो यहाँ से थोड़ी ना हमको मेजर करना शुरू करना है। कहाँ से मेजर करना शुरू करना है? इधर से। तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। यदि ऑब्जेक्ट इधर हो जाता या इमेज इधर हो जाता तब फिर इस डायरेक्शन में मापते, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते। बात समझे? तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मतलब यहाँ से भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। नहीं, मापेंगे तो यहाँ से ना शुरू करेंगे। आपतित किरण जिस डायरेक्शन में है इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को कैसा ले लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव ले लिए मतलब ये वाला पॉजिटिव हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, मतलब ये वाला पॉजिटिव, इधर निगेटिव। प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा को, इसको लेंगे कैसा? ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को निगेटिव। बस इतना ही तो है। बात समझे? लिख लीजिए। इसको फिगर में दिखा लीजिए। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दिया रहता है। कहीं पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार भी बताया जाता है, तो आप उससे हड़बड़ाइए नहीं, सबसे रिजल्ट वही आएगा। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए ऑरिजिन, और इधर मान लेता है बहुत सा लोग एक्स एक्सिस और इसके ऊपर वाई एक्सिस, तो इधर वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा और इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी एक बात आप मानकर चलिए। क्या लिखेगा? मिरर फॉर्मूला। याद है मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस, ये सब का मतलब तो समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कहते हैं, नहीं इमेज डिस्टेंस। भी को क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। हाँ, ये अपने आप यहाँ पर सेल्फ है कि कहाँ से? फ्रॉम। कहाँ से लिख सकते हैं? फ्रॉम पोल। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो समझेंगे कहाँ से? पोल से ही। और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। ये भी कहाँ से? हाँ, पोल से। और फोकस, ये फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ, मतलब फोकस और किसके बीच का? पोल के बीच की दूरी का। देखिए साबित करने के लिए क्या करते हैं, एक हम ले लिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव ले लिए, कॉन्वेक्स भी ले सकते थे, कोई भी मिरर ले लीजिए, बात उतना ही है, सबसे साबित हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट मान लिए क्या चीज, मान लिए पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कहीं पर एक ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए ओ, तो क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा और यहाँ पर मान लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या मान लिए
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। तो ऐसे प्रकाश की किरण आया तो ऐसे जाएगा, नहीं ये प्रधान अक्ष के समांतर है जो फोकस से जाएगा, नहीं जाएगा। बात समझे? प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग गया होगा तो ये इसी पर लौट गया होगा। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से होते हुए आने वाली प्रकाश की किरण उसी रास्ते पर लौट जाती है। तो ये वाला एक किरण तो ऐसे गया होगा, ऐसे लगा होगा, तो ये जहाँ पर काटा उसी को हम लोग कह देंगे क्या चीज़? इमेज। ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये कोण मान लिए अल्फा है और ये कोण मान लिए कैसा? बीटा है, और ये कोण मान लिए गामा है। कैसा है? गामा मान लिए। बात समझे? अब आपतित किरण यही अभिलंब भी है, यही ना नॉर्मल है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये कोण आपतन कोण कहलाएगा और ये कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत? फिगर बना लीजिए आप। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होता है, नहीं रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू यही लिख देते हैं, नहीं तो फिर हटेगा नहीं। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू आर। नहीं, अब देखिए एक हम लोग ऐसा बात कभी पढ़े थे कि बाह्य कोण दो अंतः कोणों के या दूर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर गामा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? अल्फा प्लस आई। देख लो क्या हो जाएगा? गामा बराबर अल्फा प्लस आई, और बीटा बराबर लिखेंगे इस ट्रायंगल में गामा प्लस आर। नहीं हो जाएगा? बात समझे? क्या हो जाएगा? यदि लिखे इन ट्रायंगल नाम दे दें, सब नाम है ही, यहाँ पर नाम देते हैं यम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल यदि लिखे कौन सा? बोलो जल्दी। OMC में क्या लिखें? बोलो। गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। नहीं, और इसी तरह बीटा बराबर लिखेंगे एंड कौन सा ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल CMI क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। नहीं, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? गामा प्लस आर, और आई इज इक्वल टू आर है। नहीं, तो चूंकि आई इज इक्वल टू आर है तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? प्लस आई लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू लिखेंगे तब बीटा माइनस गामा आ जाएगा। देख लो यहाँ क्या किए, चूंकि आई बराबर आर होता है, कहाँ से? परावर्तन के नियम से, अभी लिख दिए, तो ऐसा हो गया। अब इसमें आई का वैल्यू रख दीजिए, इसमें क्या करिए? आई का वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? क्या आया था? गामा बराबर आई प्लस अल्फा। नहीं, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा। तो 2 गामा बराबर, बोलिए जल्दी, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सिंपल सैंपल क्या किए कि किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक बार इस छोटा सा ट्रायंगल में लगाए और दूसरा बार इस छोटा सा ट्रायंगल में, मतलब नॉर्मल दोनों में इन्वॉल्व है। इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व है और इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत? लिख दिए, 2 इक्वेशन आया। इसमें हम लोग को टारगेट क्या करना है? बात समझो, हम कैसे जाने कि यही निकालना है? इसमें आई और आर नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए क्या क्या? अल्फा, बीटा और गामा। हम जैसे भी इक्वेशन लिखे उसमें आना चाहिए एक रिलेशन, किसके किसके बीच? अल्फा, बीटा और गामा। उसमें आई और आर को नहीं रखना है। बात समझे? ये सब छोटा बात है जिसको आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल नाम दे करके किसी तरह से, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए? अल्फा, बीटा, गामा रहे, आई और आर ना रहे। बात समझे? अब देखिए
यदि स्मॉल एपरेचर के लिए लिखें तो जब मिरर छोटा होगा, आप समझिए बात को, हम लोग पढ़े हैं फॉर अ स्मॉल एपरेचर ऑफ मिरर, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। अब बोलिए क्या करेंगे, जैसे ही दर्पण छोटा होगा तो ये और इधर आएगा, समझिए ना, ये ऐसा हुआ तो यहाँ से डालेंगे तो ऐसा होगा, तो ये वाला जो कोण हुआ आई छोटा होगा, अल्फा भी छोटा होगा। जब ये दर्पण ही छोटा हो गया और दर्पण छोटा हुआ तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा सब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब अल्फा ऐसा होगा तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा, लगभग बराबर होगा। याद करिए, जब हाँ जब एंगल छोटा होता था तब हम लोग क्या लिख सकते थे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और उसी के जगह पर टेन थीटा। यहाँ पर खूब यूज करेंगे, कभी साइन थीटा के जगह पर टेन थीटा रख देंगे और कभी थीटा के जगह पर साइन थीटा रख देंगे, टेन थीटा रख देंगे, जो सुविधाजनक होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, अल्फा बीटा एंड गामा आर क्या चीज़, स्मॉल। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए, अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर क्या चीज़, टेन बीटा और गामा बराबर। ये कब लिख सकते हैं, जब अल्फा बीटा या कोई भी एंगल छोटा होगा तब। छोटा का मतलब आप अप्रॉक्स इसको मान सकते हैं कितना, 0 से लगभग 5 डिग्री तक। कितना डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री या मैक्सिमम तो अप टू 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज़्यादा में ये सब वैलिड नहीं होगा। बात समझे, जितना छोटा हो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कहाँ से कहाँ रहे, 0 से 5 रहे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या बन जाएगा, एक लंब डाल देते हैं इस पॉइंट से इस पर, ये लंब का नाम दे दिए, चलिए डी। ये जहाँ पर इंसिडेंट रे आया था उस पर लंब डाले। अब चूंकि एपरेचर छोटा है तो ये P और D संपाती हो जाएगा। चूंकि देखिए करना क्या है, आपको tan अल्फा लगाना है, तो tan अल्फा तभी वैलिड है जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। साइन कॉस tan ये कब वैलिड होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। और यहाँ पर तो अभी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो हम यदि ऊंचाई बटा आधार लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या किए, इस यम पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लंब ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत। और चूंकि ये एपरेचर इसका स्मॉल है इसलिए D और P आपस में कैसा होगा, कनकरेंट होगा। कनकरेंट का मतलब संपाती होगा, संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा होगा या बहुत क्लोज होगा। बात समझे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंड, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंड पॉइंट P, एंड पॉइंट P एंड पॉइंट D आर कैसा, आर कनकरेंट। बात समझे, संपाती। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, संपाती, संपाती। बात समझे। अब जैसे ही ऐसा होगा तो हम लोग रख सकते हैं नाउ, क्या रख सकते हैं, देखिए तो, देखिए इधर 2 tan गामा लिखेंगे। गामा का वैल्यू कितना रख दिए, tan गामा, और इज इक्वल टू tan अल्फा और प्लस tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा और क्या लिख देंगे, tan गामा लिख दिए, कोई दिक्कत। अब tan का वैल्यू बारी बारी से इससे निकालिए। क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे तो tan गामा बराबर, tan गामा कहाँ पर है, तो ऊंचाई और बटा आधार। ऊंचाई यदि लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2, बोलो जल्दी, MD और बाई CD या DC, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, बोलिए, इज इक्वल टू MD और बाई tan अल्फा DO और प्लस MD बाई DI। अब चूंकि संपाती है तो D के जगह पर हम लोग रख देते हैं क्या चीज़, P। चूंकि दोनों एक दूसरे के निकट ना है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2MD बाई, इसको लिख देते हैं PC
और इज इक्वल टू इसको एमडी से तो एमडी खत्म हो गया, नहीं कट गया, ये एमडी आपस में क्या हो गया, कट गया, ये आ गया पी ओ और इसको लिख सकते हैं पी आई। जगह देखो तो, देखिए इधर 2 तो 2 रह गया, पी सी इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, देखो पी से चल रहे हैं सी की ओर, इंसिडेंट रे इधर चल रहा था, उसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो निगेटिव में पी से सी तक की दूरी, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से सी के क्या बोलते हैं, आर। यहाँ पर चाहिए तो आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, यू। नहीं, प्रतिबिंब की दूरी ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी ये आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1/PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2/r, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/, बोलो जल्दी, माइनस, हाँ माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से P से O तक माइनस U और प्लस माइनस भी, ये वाला भी हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए और इसमें रख दीजिए F इज इक्वल टू R/2, नहीं, या R इज इक्वल टू 2F, 2F इज इक्वल टू R, तो R का वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, बच गया 2/2F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, 2 से 2 कट गया, नहीं साबित हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए, लिखिए, ठीक है। क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हिंदी में इसको कहते हैं आवर्धन। आवर्धन, देखिए आवर्धन 2 तरह का है, एक को कहेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन समझिए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे केवल यदि मैग्निफिकेशन पूछे तो हम लोग समझेंगे क्या चीज़, ट्रांसवर्स पूछ रहा है। जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर क्या पढ़े थे, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो वो एक्चुअल में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था। बात समझे क्या बोले, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन कहे, दोनों बात हम लोग को क्या समझना है, जब तक कि लॉन्गिट्यूडनल ना कह दे तब तक हम लोग उसको क्या समझेंगे, ट्रांसवर्स ही समझेंगे। बात समझे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर यदि लिखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज टू द क्या चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चीज़, मैग्निफिकेशन। तो लिख लीजिए, पहला पहला लिखिए, उसके बाद बताते हैं। पहला लिखेंगे क्या चीज़, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट is called transverse magnification, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हिंदी लिखिए तो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पर एक हम ले लेते हैं कनकेव मिरर। कोई दिक्कत? एक इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को रख दिए। क्या कर दिए? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए। बात समझे? अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो एक तो प्रधान अक्ष के समांतर हम बताए थे कि जब भी किसी वस्तु का इमेज का रे डायग्राम खींचना हो तो 2 रे को लेंगे, जिसमें से 3 रे हम लोग फिक्स कर लिए थे, उसी में से 2 किसी को ले लेना है या 3 को ले लेना है, उसमें तीनों को ले लेना है। एक हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रे रिटर्न होकर कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरा? ये फोकस हो गया। बात समझे? कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजरा। और एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं। क्या चीज कर देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जहाँ पर दोनों रे काटा उसको हम लोग कह दिए क्या चीज? ये ए डैश बी डैश, इसका नाम दे दिए ए बी। इसी पर ये लौट जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें क्या करता है? उसी रास्ते पर लौट जाता है। ठीक है, लेकिन इससे भी काम चलेगा यहाँ नहीं, तो हम लोग तीसरा वाला बना लेते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तीसरा हम लोग बना लेते हैं। कौन सा? कि इसके पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं। कहाँ इंसिडेंट करा दिए? पोल पर। तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा? उसी पॉइंट से जाएगा। बात समझे क्या बोले? ये भी रिफ्लेक्ट होकर उसी पॉइंट से जाएगा जहाँ से ये दोनों रे पहले गुजरा था। बात समझे? ये उसी पॉइंट से जा रहा है जहाँ से 2 रे परावर्तित किरण गुजरा था। ऐसे आया और ऐसे चला गया। कोई दिक्कत? ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको? ये ब्लू वाला का अब ये वाला कौन हो जाएगा? आपतन कोण होगा या नहीं? और ये वाला कौन हो जाएगा? कैसे जाने? ये आपतित किरण और यही अभिलंब हो जाएगा इस बिंदु पर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला जो दर्पण के किसी पार्ट को कट करता है वो क्या कर देगा? अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक कोण इसका भी 90 डिग्री होगा और एक कोण इसका भी इस ट्रायंगल का 90 डिग्री होगा। ये तो पोल हैं ही। अब जैसे ही किसी भी 2 त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे ये 90 और 90, ये आई और आर परावर्तन के नियम से बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं जब 2 त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। किसको कहेंगे? समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। बात समझे? तो और जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उस दोनों की भुजा का अनुपात कांस्टेंट हो जाता है। नहीं बात समझे? कांस्टेंट का मतलब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा ना 10th क्लास में। एक सर्वांगसम अलग है। सर्वांगसम का मतलब बराबर सब कुछ। हाँ, 9th में सर्वांगसम पढ़ना था, 10th में सिमिलर पढ़ना था। सिमिलर का मतलब बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कोण यदि 45 या 30 हो जाए और ये भी कोण 30 हो जाए, ये कोण 60 हो जाए और ये भी कोण 60 हो जाए, और एक तो 90 पहले से था ही, तो इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है, केवल भुजा का साइज बड़ा है। बात समझे? और जब भी कोई 2 त्रिभुज आपस में सिमिलर हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? नाम देना सीखिए, ए बी और पी, ए बी पी एंड, वैसा ही नाम देना है, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। नहीं बात समझे? नाम कैसे दिए समझ लो।
ए पर परपेंडिकुलर था, तो इसका भी पहला ए दिए तो इसका भी ए डैश पर परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर ये नाम दिए और यहाँ पर बी डैश ए डैश पी लिख देते तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप नहीं होता। अंतर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब इसका वाला एक जो जितना वाला कोण लिए उतना ही वाला कोण इसका भी लेंगे। यदि इसका नाम देते हम सी ए बी, नहीं बात समझे, क्या लेते सी ए बी, तो सी पर कितना कोण बन रहा था, तो वो कोण किसके बराबर होगा, तो आप ये समझिए इस कोण के बराबर होगा। अच्छा हाँ सॉरी, पी ए बी लेते, सॉरी पी ए बी लेते, तो फिर यहाँ पर दूसरा का नाम क्या लेते, पी ए बी डैश। ऐसा नहीं कि उसको ए डैश बी डैश पी लिखते, बात समझे, मतलब जो पॉइंट पर जो कोण बन रहा है उसके बराबर भी होना चाहिए। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल बटा पी ए डैश, और ये भी बराबर होगा किसके, पी बी और बटा पी बी डैश। इसकी ज़रूरत हम लोग को वैसे यहाँ पर नहीं पड़ेगी, है सही बात लिखा हुआ, लेकिन हम लोग को यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो ये तीनों आपस में बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इसका नीड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं पहले, ए डैश बी डैश और बटा क्या चीज ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश और पी ए। मैग्निफिकेशन का भी हम लोग यदि देखें तो चूंकि मैग्निफिकेशन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर, देखिए तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एम टी। क्या लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश और बटा ए बी। इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं बात समझे, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे करेंगे, एच से करेंगे। कोई दिक्कत, बात समझे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू तो मालूम हो गया, देखो तो ये क्या हो गया, एच डैश और बटा एच। पी ए डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, अब बात समझ लो, अभी गड़बड़ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई ऊपर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में निगेटिव लगा दिए, नहीं बात समझे। अरे यहाँ स्थिति क्या है, ये नीचे है और ये ऊपर है, बात समझे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये वाला पी ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी ए डैश क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यहाँ से चले ये इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस भी, और यहाँ से चले ये क्या हो गया, इमेज, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, ये कट गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एच डैश बट्टा एच को हम लोग कह देंगे एम टी, नहीं कह देंगे, माइनस में हो जाएगा, उसको इधर ले चला है तो माइनस वी बाई यू। अब समझिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या अंतर है। इधर देखो, ट्रांसवर्स शब्द का तब हम लोग प्रयोग करेंगे या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का तभी प्रयोग करेंगे जब वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत रखा गया। प्रिंसिपल एक्सिस का कैसे रखा गया हो, लंबवत, और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया जाएगा। यदि क्या कर दिया जाए, प्रतिबिंब को, वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या उसी पर कहिए लेटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब भी कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका प्रतिबिंब नहीं। तो जब ऐसा स्थिति होगा तो हम लोग कौन सा मैग्निफिकेशन कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहेंगे। बात समझ में आया। जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे तो वैसी स्थिति में कौन सा मैग्निफिकेशन,
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और जब एलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई यदि वस्तु को रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कौन सा लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये बात समझ में आया? तो देखिए दो फॉर्मूला हो गया, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा h, और एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में। बात समझे? अब अंतर समझ लीजिए, यहाँ माइनस आएगा कब, जब मिरर के लिए लगाएंगे तब, और लेंस में उल्टा होगा, वहाँ पर लेंस में यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये वाला आ जाएगा कैसा, प्लस में। बात समझे? चलिए लिख लीजिए इसको, लिखिए, इसमें कंडीशन लिखना है। बात समझा क्या बोले? कंडीशन जो नहीं पढ़े थे, 6 कंडीशन, 6 कंडीशन हम लोग पढ़े थे ना 10th क्लास में, कि अलग अलग सिचुएशन पर वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। देखिए ऐसे तो सब इसी से निकल कर आया है बात, या तो मैग्निफिकेशन से निकल कर आता है और कुछ बात किससे, मिरर फॉर्मूला से आता है, बात वहीं से निकल कर आया है। अब कहेगा ये कैसे पता है कि यहाँ पर बनेगा, तो उसका काउज क्या है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। लेकिन ये 6 कंडीशन याद यदि कोई रख लेता है तो बहुत सा बात में सुविधा होता है क्वेश्चन करते समय। बात समझे? वो 10th में भी ज़रूरत था, यहाँ पर भी ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो इसलिए 6 कंडीशन बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं उसको। तो लिखिए पहला कंडीशन में, पहला कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ रखते थे, पोल और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, पीछे बनता था, दर्पण के जो वस्तु से बड़ा होता था, सीधा होता था, और क्या चीज़, आभासी होता था, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए concave mirror, then its virtual image is formed behind the mirror, which is enlarge and erect का मतलब सीधा। बात समझे? इसका पहले हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया ऐसा, इधर देख लीजिए, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखना है, नहीं तो फिर फिगर नहीं बनेगा। ये पोल हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझे? अब क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दीजिए। अब ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि फोकस इधर है। बात समझे? दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फोकस जब इधर है, दूसरा यहाँ पर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ, तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गुजार लीजिए, ऐसे गया और ऐसे आया, पीछे डॉटेड से बनाएंगे, ठीक ना है जी। और ये वाला कुछ इस तरह से गुजार दिए, या यहाँ पर और थोड़ा सा इधर, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ऐसे आया ऐसे गया। अब जहाँ पर दोनों पीछे की ओर बढ़ाने पर काटा, ठीक है, आप पहले अनुमान लगा लीजिएगा कि कहाँ कट रहा है, स्केल रख के। फोकस नाम देखता है, हम कोई नाम नहीं दिए, यही बात सीखना है। पहले आप अनुमान लगा लीजिए कि कहाँ कट रहा है, चूँकि आपको उल्टा ना करना है, कि आपको पता है कि यहाँ पर ही इमेज बनेगा, तो स्केल है,
एक पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए। अब फोकस से कुछ इस तरह से गुजारना है ताकि ये कॉपी पर ही कट जाए, ऐसा नहीं कि पहले फोकस दे दिए अब उससे गुजारने के फिर मैं इधर कटेगा नहीं, बहुत दूर चल जाएगा या पैरेलल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? पहले हम कहीं नाम नहीं दिए, देख लो, पहले हम रे डायग्राम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए या फोकस वाला ही गुजार दिए, कोई भी एक, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसा पॉइंट पर मानेंगे ताकि इधर वो कटे कहीं पर। बात समझे? बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो अब जहाँ पर कटा वहीं पर क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये काटा फोकस, और ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, रे डायग्राम बन गया। बाद में नाम देंगे, पहले नहीं, अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर फोकस होगा लगभग इसका दूना दूरी पर सेंटर है, कुछ अनुमान से चलेंगे, लेकिन पहले नाम नहीं दे देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बनाइए, पहले हिंदी लिख लीजिए उसके बाद बनाइए। लिखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो वस्तु से बड़ा और सीधा होता है। यदि कोई इसका कॉज पूछता है कि कैसे जाने कि आप इधर बनेगा, कैसे जाने कि बड़ा बनेगा, कैसे जाने कि काल्पनिक बनेगा, ठीक है, तो इस सब का कंक्लूजन कहाँ से निकल कर आएगा, मिरर फॉर्मूला से और मैग्निफिकेशन से। जैसे देखिए, समझते हैं कैसे। फोकस दूरी के अंदर वस्तु को रखे हैं, इसका मतलब u का वैल्यू जो लेंगे वो फोकस से छोटा लेंगे, फोकल लेंथ। यहाँ से फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो फोकस से पक्का तो फोकल लेंथ से छोटा होगा, नहीं होगा? जब भी होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ से छोटा। तो f/2 ले सकते हैं, f/3 ले सकते हैं, f/5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बात समझ में आया? जो छोटा हो, या 2 f/3 ले सकते हैं, बस छोटा हो, किससे, f से। और चूंकि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, तो इसको निगेटिव लेंगे। इसका फोकस है इधर, तब फोकल लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे तो कैसा होगा, निगेटिव। इसका फोकल लेंथ भी कैसा हो जाएगा, यदि फोकल लेंथ के बारे में लिखें तो कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ -f, नहीं हो जाएगा। अब हम v को निकाल लेते हैं, कहाँ से निकाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला से। फ्रॉम कहाँ से क्या कर लेते हैं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो v का वैल्यू तो निकालना है और ये आ जाएगा f, तो -f रख देंगे फोकल लेंथ के जगह पर, और ये इधर चल गया था माइनस, और u के जगह पर रख दिए, -f/2, तो 2 ऊपर चल गया, u के जगह पर रख दिए, इसको इधर ले गए तो निगेटिव हो गया। बात समझे? अब ये आ जाएगा 1/v = -1/f और प्लस 2/f। कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तब, या -1 + 2/f, तो ये आ जाएगा कितना, v = f, प्लस में आया। इसका मतलब तो तय हो गया कि इधर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, नहीं इधर आता, इधर बनना होता तो कैसा लेते, आना चाहिए, ये निगेटिव में आना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, कोई दिक्कत? और कुछ बात जानने के लिए मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, नहीं बात समझे?
मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन लगाएंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, बात समझना। वस्तु की ऊंचाई के बारे में अभी हमको कुछ मालूम नहीं है, और ना तो भी और यू के बारे में। भी तो मालूम हो गया और यू मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम कर लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस भी बाई यू। दो ऑप्शन था, एच डैश बाई एच भी लगा सकते थे, लेकिन इसकी ऊंचाई तो अभी हमको मालूम है ही नहीं, वो तो निकालना है। बात समझे, वही ना निकालना है कि वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा क्या होगा, यही ना। लेकिन u और v मालूम था इसलिए ये फॉर्मूला लगाए। अब v का वैल्यू आ गया प्लस में f रख दिए, और u का वैल्यू हम लिए थे कितना, माइनस एफ बाई 2, कट गया, आ गया मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कैसा आ गया, +2, +2 लिखेंगे। इसमें आप ध्यान करके लिखना है। प्लस ई बात का बता रहा है, प्लस का मतलब क्या चीज़, यदि वस्तु की ऊंचाई ऊपर था, प्रतिबिंब भी ऊपर होगा, तब ना प्लस आएगा। एच डैश, इसी को हम लोग क्या कहते थे, एच डैश, और इसको एच, तो दोनों ऊपर होगा तब प्लस आया होगा। मतलब इसका मतलब है कि ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और दो प्लस साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। प्लस यदि माइनस आता तो हम लोग कहते क्या चीज़, उल्टा बन रहा है। बात समझे, मैग्नीफिकेशन का प्लस साइन क्या बता रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और दो क्या बता रहा है कि जितना बड़ा वस्तु है उससे 2 गुना आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा हुआ ना, देखो कौन कौन चीज़ हो गया, बिहाइंड बात समझ में आ गया। इनलार्ज कैसे ही, जैसे ही ये मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हुआ, मतलब फॉर इनलार्ज, यहाँ लिख देते हैं फॉर इनलार्ज, उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फॉर इनलार्ज यहाँ लिख देते हैं, देखो इधर, फॉर इनलार्ज, इनलार्ज इमेज, बड़ा इमेज के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन, कैसा होना चाहिए, 1। वैल्यू माइनस को हटाकर, प्लस को हटाकर, माइनस प्लस क्या बता रहा था कि सीधा बनेगा कि उल्टा, बात समझे। और ये वैल्यू इसका 2, 3, 0.5 ये क्या बताएगा कि छोटा है कि बड़ा है। इन लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से, और फॉर डिमिनिस्ड मतलब छोटा या स्मॉलर इमेज के लिए, छोटा इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। फिर से 1 किसको देखेंगे, क्या साइन के साथ देखेंगे, -2 है, इसका मतलब क्या कहेंगे, 1 से छोटा या बड़ा। -2 का मतलब क्या चीज, बड़ा ना जी, अभी तो बता रहे थे। माइनस का मतलब क्या चीज हो जाएगा, माइनस तो ये बात बताएगा कि उल्टा, और उसका केवल 2 ना देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, 2 देखेंगे, नहीं, और ज़्यादा है तो इसमें मोड लगा के देख लो, पॉजिटिव होगी। नहीं बात समझे, बात समझ में आया। निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव साइन मैग्नीफिकेशन का, ये इसके बाद लिखिएगा, ये इसके बाद लिखना है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, क्या है, यदि पॉजिटिव साइन है तो समझ लीजिए इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब क्या चीज़, सीधा। और यदि निगेटिव आ जाए तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड मतलब ये उल्टा, बात समझे। निगेटिव मैग्नीफिकेशन, यम का वैल्यू यदि ऐसा आ जाए, एम टी का वैल्यू, तो हम लोग ये समझेंगे, बात समझे। इसको भी लिख लीजिए। पहला में लिखाया था ना कि जब कहाँ पर फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और क्या होता है, बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। दूसरा फोकस पर रखिए, लिखिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आवाज नहीं करिए, प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव
mirror, then its real image is formed at कहाँ पर? infinity, which is very larger than object and inverted. रियल है तो कैसा होगा? उल्टा होगा. एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ठीक तो लिखा हुआ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया. हिंदी लिख लीजिए. लिखिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा होता है. जब वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा? हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब होगा. बात समझे? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा. चलिए, रे डायग्राम देख लीजिए. इधर देखिए, एक कनकेव मिरर ले लिए. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिए, पोल हो गया. फोकस पर छोटा सा वस्तु रखेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? एक आप क्या करिए, रेडियस के अलोंग या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए. नहीं हो गया? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपका बनना चाहिए. सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए. दूसरा, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए. क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये फोकस से होकर गुजरेगा. नहीं, पहले इसको ही गुजार लेना है. पहले किसको गुजारना है? इसको गुजार लेना है. और ये दोनों आपस में कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए. ऐसा है. ये वाला क्या हो गया? फोकस. और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र. और ये तो हो यहीं पर, इस पॉइंट का नाम ए दे सकते हैं और बी. जब इन्फिनिटी ये पैरेलल है तो कहाँ पर जाकर कट करेगा? इन्फिनिटी पर. बताए थे कि जब इन्फिनिटी से कोई प्रकाश की किरण आ रहा हो तो वो आपस में कैसा होता है? पैरेलल होता है. और उल्टा इसका कि जब पैरेलल प्रकाश की किरण है तो फिर वैसी स्थिति में ऑब्जेक्ट या इमेज कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा. ठीक है, पहले आपको ये गुजार लेना है. फोकस से होकर गुजार दीजिए इसी पॉइंट से. ठीक है, ये इसके हेड से निकला, टेल से होकर परावर्तित हो गया. और इसको इस तरह से वक्रता केंद्र को लेना है ताकि ये आपस में कैसा हो जाए? समांतर हो जाए. आपके पास तो स्केल है, पहले अनुमान लग जाएगा. बात समझे? चलिए बनाइए. या पहले काउच देख लीजिए. काउच भी देख लीजिए. बताए थे ना क्या होगा? u का वैल्यू कैसा ले लेंगे? बोलो जल्दी. निगेटिव में कितना? f के बराबर. फोकस पर ही वस्तु को रखे हैं. कहाँ पर रखे हैं? फोकस पर रखे हैं, तो -f के बराबर. और फोकल लेंथ कितना ले लेंगे? कल लिए थे, कितना लिए थे? -f. कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा लिए थे? -f. फिर से लगा देंगे क्या चीज़?
फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिरर फॉर्मूला बोलिए जल्दी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा या नहीं? तो 1/v का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा? 1/f, ये माइनस में रख देंगे, f का वैल्यू कैसा है? माइनस में, और माइनस माइनस प्लस u का वैल्यू कैसा है? f। ये कैसा हो जाएगा? कट जाएगा नहीं, तो v का वैल्यू कैसा आ गया? 1/v का वैल्यू 0, तो v का वैल्यू उल्टेंगे तो नीचे में 1/0 मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी पर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कहाँ पर आ गया? इन्फिनिटी आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसका मैग्निफिकेशन भी आप देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन v/u करेंगे, देखो ना, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस v/u बताए हैं, तो ये आ जाएगा कैसा? माइनस इन्फिनिटी, v का वैल्यू, u का वैल्यू माइनस f, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी में किसी से डिवाइड करेंगे कोई अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा? इन्फिनिटी को 5 भाग में बांट दीजिए तो क्या वो छोटा हो जाएगा? इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, m का वैल्यू प्लस में आ रहा है, बहुत बड़ा मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं क्या चीज़? बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ये नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, इतना से भी काम चल सकता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पर? एट, या लिखे इन बिटवीन फोकस एंड, बोलिए जल्दी, फोकस और एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, बोलो जल्दी, कहाँ पर? हाँ, फॉर्म्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बात समझे? और ये इमेज कैसा होगा? विच इज, बोलो जल्दी, हाँ वास्तविक, हाँ वास्तविक तो लिख ही दिए, रियल इमेज तो उल्टा होगा और बड़ा होगा, उल्टा और बड़ा होगा। विच इज इनलार्ज एंड इन्वर्टेड। नहीं, हिंदी लिख लीजिए इसका, पहले हिंदी लिख लीजिए उसके बाद लिखते रहिएगा आप। हिंदी लिखिए, पहले लिखिए ना हिंदी, 3-4 लाइन छोड़कर लिखिए। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा और क्या होता है? उल्टा होता है। वस्तु से बड़ा और उल्टा होता है। इधर देखिए, रे डायग्राम देख लीजिए,
इधर देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। कनकेव मिरर मान लिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? ये पोल हो गया। पहले रख दिए ऑब्जेक्ट को। ये बात ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट की साइज क्या लेना है, जब इमेज बड़ा बनेगा क्या होगा? इमेज बड़ा बनेगा तो ऑब्जेक्ट को अपने आप थोड़ा साइज में क्या करेंगे? छोटा लेंगे। और जब इमेज छोटा बनने वाला है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा लेंगे। बात समझे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो बड़ा इमेज ना बनने वाला है, तो हम लोग साइज में एक कंपेरेटिव अनुमान से एक छोटा इमेज ऑब्जेक्ट ले लेंगे। वही 2 रे क्या चीज़ लेना चाहिए? एक वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र तो इधर होगा लेकिन लेंगे तो कटेगा ही नहीं, कटेगा बढ़िया से। तो एक तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ले लीजिए, नहीं, और ये फोकस से होकर गुजर जाएगा, ऐसे ले लिए, ऐसे। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फोकस से होकर ले लेते हैं, तो जहाँ काटेगा, याद है जब फोकस से होते हुए लेते थे प्रकाश की किरण, कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला हो गया, जहाँ कट गया यही वाला क्या हो गया? इमेज हो गया। आप स्केल रख के बनाइए बढ़िया से, ठीक है? ये वाला ऐसा हो जाएगा, ऐसे आया, ये क्या हो गया? फोकस। और यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं कैसा? वक्रता केंद्र। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऐसा, जहाँ कटा। बात समझे? ऐसे आया, नहीं बड़ा है, बड़ा हो गया ना, ऐसे ले लेंगे। लेना चाहिए, देखिए ज़्यादातर बुक में ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर बनाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लीजिएगा ना तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बात समझे? मिरर को इधर बढ़ाइए, ऐसे करिए, और ये वाला लीजिएगा तो हमेशा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ले लीजिए, इसको बना लीजिए। देखो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक के जगह बन गया, वो गड़बड़ है। यही गड़बड़ तुम किया है। ये जहाँ पर ये फोकस लेना चाहिए ना, तुम लोग क्या किया कि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऐसा होगा ही। ये इससे दूरी कम होना चाहिए और इससे दूरी ज़्यादा होना चाहिए, तब ऐसा फिगर बनेगा। बात समझे? पोल से फोकस की दूरी ज़्यादा लीजिए इन कंपैरिजन टू फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। बात समझे? ये लीजिए, देखिए तुरंत बन जाएगा। फोकस को और उधर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कराओ, या फिर फोकस ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आओ। क्या लिखेंगे चौथा में? कहाँ पर रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहाँ पर बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror, then its real image is formed at center of, at the लिख लीजिए, at the center of curvature, which is, बोलो, which is equal in size, साइज में कैसा होगा? साइज एंड इन्वर्टेड। हिंदी लिख लीजिए। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के
वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है जो वस्तु के बराबर आकार का, जो वस्तु के बराबर आकार का और उल्टा होता है। इधर देखिए, रे डायग्राम देखिए, इधर कनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए जी। अब इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर बना लीजिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। नहीं, इसका एकदम बीच वाला पॉइंट लेना है। हमको तो एग्जैक्ट अनुमान नहीं लग रहा है, आप एकदम बीच वाला पॉइंट ले लीजिए। बात समझे? कैसे जाने? क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराइए और इस पॉइंट से गुजार दीजिए। बात समझे? इस पॉइंट से गुजारिएगा तो वो अपने आप ऐसा हो जाएगा, और दूसरा फोकस से होकर गुजारिएगा तो ये अपने आप कहाँ से होकर गुजर जाएगा? इस तरह से होकर गुजर जाएगा। बात समझे? यहाँ पर कटेगा ही। इसमें क्या करना है जो समझ में आया? ये वाला जो फोकस लेना है वो एकदम बीचों बीच, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखिए। अरे इधर देख लो, उसके बाद बनाना। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखो, मिरर से फोकस की दूरी उतना ही लीजिए जितना फोकस से वस्तु की दूरी है। और यही पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यही ए भी है, और यही ए डैश है। ये क्या है? बी है, और ये कैसा है? बी डैश है। और ये तो पोल था ही। बात समझे? इसमें ये पॉइंट कहाँ लेना है? एकदम बीचों बीच, अपने आप बन जाएगा। बनाइए। अब ये सबका काउज के बारे में बात करेगा तो क्या करेंगे? u का वैल्यू ले लेंगे r के बराबर या 2f के बराबर, बनाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए आप, नहीं तो पांचवा लिखिए। पांचवा क्या था? कहाँ पर रखेंगे? हाँ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in between infinity and कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, then curvature of a concave mirror, then its real image is formed in between focus and center of curvature, which is a smaller या diminished, smaller than object and inverted, a smaller than object and inverted। हिंदी लिखे तो, जब, पहले लिख लीजिए हिंदी। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रे डायग्राम देखिए, कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। अब इसमें देखो छोटा क्या बनना है, छोटा प्रतिबिंब बनना है, तो वस्तु का साइज थोड़ा बढ़ा ले नहीं, और एक वक्रता केंद्र से गुजार देंगे, एक कहाँ से गुजार देंगे, वक्रता केंद्र से, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बात समझे, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा ले लेंगे, पैरेलल लेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब जितना ये दूरी उतना दूरी इधर ले लीजिए और यहाँ से एक किरण गुजार लीजिए वक्रता केंद्र से होकर। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये कैसा हो गया, फोकस हो गया। बात समझे, देख लो, ये वक्रता केंद्र हुआ, इसी पर से गया, इसी पर से लौट आया। नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से होकर गुजर गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया क्या चीज, ए बी, और जहाँ पर ये दोनों काटा यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। सिंपल हो गया, लिख लीजिए। छठा केस कहाँ पर रखेंगे, हाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज in infinity, then infinity in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, then its real image is formed at focus, which is very small and inverted। हिंदी लिख लीजिए। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा होता है। देखिए इधर
ऐसा हो गया। अब इन्फिनिटी पर तो वस्तु को रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं तो फिर वो इन्फिनिटी रहेगा नहीं। हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस पर पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट करा देते हैं। पैरेलल का मतलब समझे, पैरेलल आपस में पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम पैरेलल क्यों ले ले प्रिंसिपल एक्सिस के, हम आपस में पैरेलल एक रे को हम कहाँ पर इंसिडेंट करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या यहाँ पर कहिए पोल पर। कहाँ पर इंसिडेंट करा दिए, पोल पर। ये परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप फोकस पर कराइएगा, वो भी हो सकता है, या फिर कहीं और इसके पैरेलल रहना चाहिए। कंडीशन क्या है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। बात समझे, जहाँ पर काटा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, यही फोकस भी होगा और यही ए डैश बी डैश भी होगा। बात समझे। कहिएगा सर ई ऐसे गया तो ये क्यों नहीं पैरेलल आया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, यही आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, लेकिन ये फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ये होगा, तो ये आपतन कोण ये वाला होगा और परावर्तन कोण ये होगा। बात समझे। यहाँ पर आपतन कोण इस आपतन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, तो परावर्तन कोण भी बड़ा होगा, इसलिए ऐसे गया। बात समझे। कुछ नहीं, परावर्तन के नियम का पालन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस। इसको नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब घेरने की ज़रूरत नहीं है, केवल परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। लिख लीजिए। एक हम ले लेते हैं कनकेव मिरर, स्थिति समझते चलिएगा। उधर से रेड पेन ला, ये पोल है, वो नहीं, एक और होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम फोकस और यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इधर ही। चलिए देखिए, जितना भी स्थिति देखे वो यहाँ पर समझ लीजिए। पहला स्थिति में इस दोनों के बीच में लिए थे, उसको भी छोड़ देते हैं। पहला स्थिति हम शुरू करते हैं फोकस से। कहाँ से शुरू करते हैं, किसी वस्तु को फोकस पर लिए थे। कहाँ पर इमेज बना था, वास्तविक इमेज बना था इन्फिनिटी पर। बात समझे क्या बोले, फोकस पर लिए थे तो इसका वास्तविक इमेज कहाँ पर बना था, इन्फिनिटी पर। इसका नाम हम O1 देते हैं, मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1, ये I1 हो गया, इसका इमेज यहाँ पर बना, ठीक है। देखना, दूसरा हम यहाँ पर लिए थोड़ा बड़ा वस्तु लिए, प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका नाम दे दिए O2। प्रतिबिंब थोड़ा सा नज़दीक आया मिरर के और प्रतिबिंब का साइज छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा किए, इमेज का साइज छोटा हुआ था। बात समझे। ये हो गया I2। जब यहाँ पर लिए तो दोनों कैसा हो गया, बराबर आकार का। ये ऑब्जेक्ट हो गया O3 और ये इमेज हो गया I3। कैसा हो गया, यहीं पर बन गया और बराबर आकार का बन गया। नहीं, जब ऑब्जेक्ट को इधर लिए O4, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना, जो कि बहुत छोटा था इसके कंपैरिजन। ये कौन सा हो गया, I4। और जब इन्फिनिटी पर लिए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लिए, तो कहाँ पर बन गया, फोकस पर बन गया इमेज, और ये और छोटा हो गया, ये हो गया I5। सिचुएशन समझे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब नज़दीक आ रहा है। पहले नज़दीक रखे, दूर बना, थोड़ा दूर किए, प्रतिबिंब नज़दीक आया, और दूर किए और नज़दीक आया। मतलब यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण से
दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब नज़दीक आता है। जैसे जैसे दूर ले जाते जाते हैं प्रतिबिंब का आकार घटते हो जाता है। नहीं, जब फोकस पर रखे थे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे तो बड़ा बना था, ठीक है, और जब वक्रता केंद्र पर रखे तो दोनों बराबर हो गया, और उसके बाद और बड़ा रखे तो और छोटा हो गया। मतलब दो बात, जैसे जैसे दूर वस्तु को ले जाएंगे प्रतिबिंब नज़दीक आएगा, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते जाएगा। बात समझे? दूर ले जाने से प्रतिबिंब की प्रकृति पर क्या बदलता है? तो एक तो पहले नज़दीक आते जाता है प्रतिबिंब, और दूसरा धीरे धीरे प्रतिबिंब का साइज छोटा हो जाता है। और जब इस दोनों के बीच रख देते हैं तो इसका कहानी ही अलग है कि ये बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये सब रियल इमेज का घटना है, रियल इमेज है। इधर वाला क्या है? रियल इमेज है। और ये कैसा है? ये कैसा है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है। ये कौन सा है? इसका नाम दे देते हैं हम ऑब्जेक्ट 6। तो ये इमेज 6 का हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको आप रफ में बना लीजिए, उसी जगह पर बना लीजिए फास्ट में। ये सब का कंक्लूजन हो गया। इतना भी बता देते तो काम चल सकता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले देखिए, फिगर बनाना है। फिजिक्स में जो काम करते आए वही काम फिर से करेंगे। सबसे पहले रफ में क्या करेंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे। बोला क्या चीज़? ए स्मॉल कैंडल ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर्स। बोला कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? 36 सेंटीमीटर है। इसके सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। यह ऑब्जेक्ट है कितना दूरी पर? 27 सेंटीमीटर पर, जिसका हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट है इतना 2.5 सेंटीमीटर। बात समझे? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। बात समझे? बोला स्क्रीन को कहाँ पर रखा जाए। जब रियल प्रतिबिंब की बात होती है तो वो हमेशा कहाँ पर बनता है? स्क्रीन पर बनता है, पर्दा पर बनता है। वर्चुअल इमेज के लिए पर्दा की ज़रूरत नहीं होती है और स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब होगा तभी बनेगा जब वहाँ पर कुछ रखेंगे, कोई वस्तु को, स्क्रीन को, हाथ को, कुछ भी रखेंगे तो उस पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप देखे होंगे उत्तल लेंस के द्वारा जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट सन से आते रहता है तो वो जो स्पॉट बनता है छोटा सा, जहाँ पर रख कर माचिस की तीली जलाते हैं, वो तभी बनता है, तभी दिखाई देता है जब वहाँ पर पेपर वगैरह या कुछ वस्तु वगैरह ले जाते हैं तब। यदि नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वो किसका प्रतिबिंब बनता है? सन का। बात समझे? तो यही यहाँ पर भी बात है। रियल इमेज चूँकि बन रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? तो देखो ऐसे ही बहुत चीज़ स्पष्ट हो रहा है। बात समझा? क्या फोकस इसका कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं, तो हम लोग अनुमान से भी बता सकते हैं। क्या चीज़? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा है तो कहाँ बनना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनना चाहिए। इतना तो अनुमान अभी से लग जा रहा है, ठीक है। मतलब इधर कहीं बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, ये तो बात स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इसमें आंसर, यदि वो 6 कंडीशन याद है ना तो बहुत सा का आंसर आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर। जैसे यदि मान लिया जाए इधर नहीं आया इमेज तो गड़बड़, वस्तु से बड़ा नहीं इमेज हुआ तो गड़बड़। बात समझे? ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या चीज़? आर का वैल्यू दिया हुआ है तो 36 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी लिखेंगे तो ये माइनस में लिखेंगे r/2। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ कैसा लेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव ले सकते हैं। बात समझे? तो कितना आ जाएगा? -18 सेंटीमीटर या 18 केवल लिखिए। और उसके बाद u का वैल्यू निगेटिव में लेंगे, ये पोल है
पोल से इस डायरेक्शन में कैसा -27। बात समझे। अब इमेज का डिस्टेंस निकालना है, स्क्रीन का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कौन सा लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला बोलिए क्या चीज, 1/v + 1/u = 1/f। v का वैल्यू कितना है निकालना है, और ये f का वैल्यू आ गया -18, और ये आ जाएगा उधर माइनस में, और ये माइनस आकर प्लस आ जाएगा 27। बात समझे। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/v = 54 -3 और +2, तो v का वैल्यू आ गया -54। नहीं आ गया, -54 आया। अब देखो 36 से ज़्यादा आना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर होना चाहिए, 36 से ज़्यादा आ रहा है। मतलब यदि लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम पोल, क्या लिखेंगे 54 सेंटीमीटर, माइनस में नहीं लिखेंगे। नहीं बात समझे। इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा बात बोला डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अभी साइज भी बताना है, तो साइज के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन के पास। मैग्निफिकेशन हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो h' पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं, -v/u पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए। नहीं इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा h', इमेज का हाइट निकालना है, और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 2.5, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव, और = -v का वैल्यू कैसा आ गया है, -54, नहीं -54, और u का वैल्यू -27। तो ये कैसा आ जाएगा, h' बराबर इस माइनस से माइनस कट गया 2.5, और ये 2 बार में कट जाएगा -2 आ जाएगा। नहीं मतलब ये आ जाएगा -5। -5 क्या बता रहा है, माइनस साइन वही बता रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, परपेंडिकुलर नीचे होगा, और h का वैल्यू इसके दुगना आकार का होगा। मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर का है, तो इमेज होगा इसका दुगना आकार, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर का। बात समझे। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल, इन्वर्टेड नहीं, और इनलार्ज। नेचर ऑफ यदि लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले रियल इमेज, इनलार्ज, और क्या होगा बोलिए, इन्वर्टेड, उल्टा नहीं हो गया। एक क्वेश्चन और है, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर। कैंडल को इसके निकट लाया जा रहा है, इससे निकट लाया जा रहा है, क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। स्क्रीन को किधर लाया जाएगा, तो देख लो यहाँ से इधर आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, नहीं दूर ले जाना पड़ेगा, और जैसे ही फोकस के अंदर आ जाएगा तो फिर स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इमेज कहाँ चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, द स्क्रीन शुड मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर वाइल, कब तक, जब तक कि, हाँ, वाइल ऑब्जेक्ट इज अवे, ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम कहाँ से, फोकस, जब तक कि फ्रॉम फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ के बाहर है,
फोकस के उधर है, और जब फोकस के अंदर आ जाएगा तो कोई कहना ही नहीं है, फिर स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें।